हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ हम सभी अच्छे होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। तो दोस्तों, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि कोई भी रूलर या लीडर अपनी मर्जी से गवर्नमेंट को रन नहीं करा सकता है, बल्कि कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जिनका पालन गवर्नमेंट और देश में रहने वाले सभी सिटीजन को करना पड़ता है। तो ये जो रूल्स एंड प्रिंसिपल होते हैं किसी कंट्री के, वही मिलकर बनते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस चैप्टर में हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनता है, उसे कौन बनाता है और किस तरीके से बनाता है। अगर एक बार कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो क्या हम उसमें बदलाव कर सकते हैं, अगर हाँ तो किस तरीके से। तो ये सब सवाल आपके दिमाग में जरूर उठ रहे होंगे, और अगर नहीं उठ रहे हैं तो एग्जाम के टाइम में पक्का उठेंगे। इससे अच्छा है कि हम इनको पहले ही पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों, हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका में पहले क्या था, वहाँ पे 3 प्रकार के लोग रहते थे, वाइट, ब्लैक और कलर। कलर यानी कि वो लोग जो कि ना ही काले थे और ना ही गोरे थे। अब जो साउथ अफ्रीका था उसमें दिक्कत क्या थी कि जैसे हमारे इंडिया के ऊपर गोरे लोगों ने राज किया था, ठीक उसी प्रकार से जो वाइट माइनॉरिटी थी वो साउथ अफ्रीका के नॉन वाइट लोगों पर राज करती थी। मतलब साउथ अफ्रीका में काफी ज्यादा भेदभाव होता था उनकी स्किन कलर के बेसिस पर, और ये डिस्क्रिमिनेशन करवाता कौन था, वहाँ की जो वाइट गवर्नमेंट थी। इससे जो नॉन वाइट पीपल्स थे उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जैसे कि जो नॉन वाइट पीपल्स थे उनको वाइट्स के एरिया में रहने की परमिशन नहीं थी। रहने की तो छोड़ो, उनको वहाँ पर जाने तक की भी परमिशन नहीं थी। अगर जाना भी होता था उसके लिए तो उन्हें परमिट चाहिए होता था। साउथ अफ्रीका में जितने भी पब्लिक प्लेस बने हुए थे वो ब्लैक्स के लिए अलग होते थे और वाइट्स के लिए अलग होते थे। जैसे कि आप इस पिक्चर में देखो तो ये वाली जो सीरिया है वहाँ से केवल गोरे लोग ही जा सकते हैं और यहाँ से केवल काले और कलर लोग जा सकते हैं। ऐसे ही ये वाली जो चेयर्स है वो वाइट्स के लिए अलग थी और ये वाली जो चेयर्स है वो नॉन वाइट्स के लिए थी। इनके अलावा जो स्कूल्स, हॉस्पिटल, सिनेमा हॉल्स, टॉयलेट्स है वो वाइट्स के लिए अलग अलग थे और नॉन वाइट्स के लिए अलग अलग थे। पर दोस्तों, मेन प्रॉब्लम ये नहीं कि अलग अलग थे, बल्कि ये थी कि वो वाइट्स के लिए सारी चीज़ें अच्छी थी, मतलब लग्जरी थी। वहीं ब्लैक्स के लिए ये सब चीज़ें पुअर फैसिलिटी की थी और ना ही ब्लैक्स को वोट डालने का अधिकार था। तो ये जो कलर डिस्क्रिमिनेशन था लोगों के बीच में, इसी को कहा गया अपार्थाइड सिस्टम। अब जो भी इस अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ होता था उसे मार दिया जाता था या फिर उसे जेल में डाल दिया जाता था। तो जो नेल्सन मंडेला थे उन्हें भी 1964 में जेल भेज दिया गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई थी। तो दोस्तों, देखा आपने किस प्रकार वाइट लोग ब्लैक्स पर अत्याचार करते थे, लेकिन जो ब्लैक लोग थे उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। वे लगातार प्रोटेस्ट करते गए, आवाज अपनी उठाते गए और गवर्नमेंट के खिलाफ अपने अपने जो अधिकार के लिए लड़ते गए। और इन सबको लीड कर रही थी एक पार्टी जिसका नाम था ANC, यानी कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो दोस्तों, इस सब ने मिलकर कई सालों तक प्रोटेस्ट किया, जिसका रिजल्ट ये निकला कि जो वाइट गवर्नमेंट थी उसको झुकना पड़ा, क्योंकि वाइट गवर्नमेंट को अंदाजा लग चुका था कि जो ब्लैक्स हैं वो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। तो वाइट गवर्नमेंट ने क्या किया, जितनी भी डिस्क्रिमिनेटरी लॉज थे उनको हटा दिया और जो ब्लैक्स की पॉलिटिकल पार्टीज पर बैन लगाया हुआ था उसे भी हटा दिया। अब जो नेल्सन मंडेला है वो 28 साल बाद जेल से बाहर आए और फाइनली 26 अप्रैल 1994 को साउथ अफ्रीका को आज़ादी मिल गई और इस अपार्थाइड सिस्टम से भी। और जो नेल्सन मंडेला थे वहाँ के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए। अब जैसे ही नेल्सन मंडेला वहाँ के प्रेसिडेंट बने तो ब्लैक्स के पास पावर आ गई थी। अब ब्लैक्स के पास 2 ही ऑप्शन थे, पहला कि वो वाइट से बदला लें और दूसरा या उनको माफ़ कर दें और एक नई शुरुआत करें। और लोगों ने यही किया। तो जो ब्लैक्स लीडर्स थे उन्होंने कहा कि हम सारी पुरानी बातों को भूलकर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जिसमें सबको समान अधिकार मिले, फिर चाहे वो ब्लैक्स हो या फिर चाहे वो वाइट्स हो। 2 साल की लंबी डिबेट और डिस्कशन के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसमें साउथ अफ्रीका के हर एक नागरिक के पास समान अधिकार थे। सो फाइनली आज साउथ अफ्रीका के पास अपना एक खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग आज खुशी खुशी रहते हैं। वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? आखिर हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों होती है? तो इसे जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेट ऑफ आर रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल द पीपल इन द कंट्री। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो कई सारी रिटन रूल्स का कलेक्शन होता है, और अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो ये स्पेशल टाइप की बुक या डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कई सारे नियम व कानून लिखे होते हैं जिन्हें देश में रहने वाले हर एक नागरिक को मानना पड़ता है। ये तो वही कॉन्स्टिट्यूशन की बात। पर भाई ये तो बता दो कि कॉन्स्टिट्यूशन आखिर करता क्या है और हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत
क्या मतलब जरूरत क्यों होती है? तो पहली चीज़ तो यह होती है कि इट्स जनरेट अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डाइवर्स ग्रुप। मतलब एक बात तो ये हम सभी लोग जानते हैं कि चाहे कोई भी कंट्री हो, उसके अंदर अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है कि उन लोगों के बीच में भरोसा और सहयोग बनाए रखता है और उन्हें एक दूसरे से जोड़े रखता है। सेकेंड, इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड और हु विल हैव पावर टू टेक डिसीजन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये बताता है कि गवर्नमेंट कैसे बनेगी और किसके पास पावर होगी डिसीजन लेने की। थर्ड, इट लेज डाउन लिमिट ऑन द पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टेल्स अस व्हाट द राइट्स ऑफ द सिटीजन। और मतलब कॉन्स्टिट्यूशन वो है, कॉन्स्टिट्यूशन वह लोगों के अधिकार बताता है और गवर्नमेंट्स की क्या लिमिट है ये भी बताता है। और लास्ट, इट एक्सप्रेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यह भी बताता है कि लोगों को क्या एस्पिरेशन है और हम किस प्रकार से सोसाइटी चाहते हैं। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि जो हमारी इंडिया है उसका कॉन्स्टिट्यूशन आसानी से बन गया, बल्कि जो हमारी इंडिया है उसे भी साउथ अफ्रीका की तरह काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता और कई सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। तो पहली प्रॉब्लम तो यही थी कि जो हमारी इंडिया थी वो काफ़ी एक जो हमारी इंडिया है वो एक डाइवर्सिटी कंट्री है। मतलब हमारी इंडिया के अंदर अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं जिनकी अलग अलग प्रकार की सोच थी। ऐसे में हमें सब लोगों को ध्यान में रखकर एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था जिसमें सब सहमत हो और जिसे सब लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस समय हमारी इंडिया के अंदर अलग अलग रिलीजियस के बीच में काफ़ी ट्रोमेटिक कंडीशन थी। आपस में लोग बटे हुए थे जब धर्म के आधार पर इनके बीच में टेंशन का इशू बना रहता था। अब समस्या यह थी कि हमें एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था जिसमें कोई भी धर्म निराश ना हो और इंडिया के अंदर जितने भी रिलीजियस हैं उनको समान अधिकार मिले। थर्ड प्रॉब्लम ये थी कि जो ब्रिटिशियर्स थे उन्होंने रूलर्स जो मतलब पहले के टाइम पे जो राजा महाराजा थे उनको मतलब ये कह दिया कि या तो आप इंडिया में ज्वाइन कर लो या फिर पाकिस्तान में ज्वाइन कर लो या फिर अपना एक खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना लो। अब इसमें हुआ क्या कि हम सबको मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो प्रॉब्लम बनी कि सबको एक साथ लाने के लिए मतलब दिक्कत होने लगी थी। ये बात हुई जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय प्रॉब्लम को फेस किया था। अब बात करते हैं कि आखिर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे था। अब दोस्तों जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे उन्हें पहले से ही आइडिया था कि हमारी इंडिया के लिए किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ट रहेगा, क्योंकि उन्होंने वो सारी सिचुएशन को देखा था जब हमारी इंडिया ब्रिटिशर्स की गुलाम थी, जब हमारे देश को आज़ादी नहीं मिली थी। तो मोतीलाल नेहरू और 8 कांग्रेस लीडर्स ने मिलकर 1928 को पहला एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर लिया था जिसमें सिटीजन के सारे राइट्स को इंक्लूड किया गया था। अब दोस्तों जब हमारा देश अंग्रेजों गुलाम था तब इंडिया के कुछ लोगों के पास वोटिंग राइट्स थे, जिससे उन्हें पता था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो कैसे चलती है। उनको इस एक्सपीरियंस से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली थी जब हमारी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। इसके अलावा हमारी इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट के कई सारी चीज़ों को मतलब जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी उनको अडॉप्ट भी किया था, जैसे कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो ऐसा ही नहीं बन गया, बल्कि जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसके जो मेकर्स थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्टडी की थी अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन की, ताकि हमारी इंडिया के लिए एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बना सके, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। तो ये जो असेंबली थी वो 299 लोगों की एक बॉडी थी जिसमें देश के कोने कोने से चुने गए लोग थे इलेक्शन के थ्रू, और इन्हीं लोगों ने 26 नवंबर 1949 को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना के तैयार कर लिया था और इसी कॉन्स्टिट्यूशन को 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। इसलिए हम इंडिया के अंदर 26 जनवरी को एज अ रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। तो दोस्तों आपको नहीं लगता जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो कई साल पहले बना था, तो क्या इस कॉन्स्टिट्यूशन को आज की जो जनरेशन है जैसे आप सभी हो गए इनको मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? चलिए जानते हैं। तो देखते हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो देश में रहने वाले अलग अलग लोगों ने बनाया था जो कि देश के अलग अलग जगहों से आए थे, जिनका मतलब ये है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे डिस्कस करके और लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से बना था, और ना ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी और सोशल ग्रुप ने प्रेशर बनाया हुआ था, मतलब किसी प्रकार से प्रेशर डालता है। यही चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को दूसरे से अलग बनाती है। वहीं दूसरी ओर अदर कंट्रीज़ को कई बार कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा लिखना पड़ा था, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही
ऑर्गेनाइज वे में बना था। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया गया था इंडिया का भीमराव जो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया गया इंडिया का भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, जो कि क्या थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्राफ्ट कमेटी थी उसकी वो मतलब हेड थे। और उसके बाद डिस्कशन होता है 2000 बाद अमेंडमेंट 2000 मतलब इसके अंदर अमेंडमेंट लाए गए। अमेंडमेंट का मतलब होता है कि बदलाव लाए गए, तब जाके हमारी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। तो जो वैल्यू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आज है वही आज से 70-71 साल पहले थी, वो वैल्यू आज भी बरकरार है। तो इससे हमें आज भी पता चलता है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन से कितना खुश हैं। गाइडिंग वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों अब हम देखने वाले हैं कि किनकी आइडियोलॉजी के हिसाब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन किया गया था। तो जो गांधी जी थे वो भले ही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पार्ट नहीं थे, पर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अंदर बहुत से ऐसे लोग थे जो गांधी जी की आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। गांधी जी ने अपनी मैगजीन यंग इंडिया के अंदर 1931 में भी बताया था कि उनको किस टाइप की कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था। गांधी जी चाहते थे कि इनइक्वालिटी को खत्म कर दिया जाए और सबको समान अधिकार मिले, और अंबेडकर जी भी यही चाहते थे कि इनइक्वालिटी को खत्म कर दिया जाए। दोनों के व्यूज सेम थे, दोनों ये चाहते थे कि इनइक्वालिटी को खत्म कर दिया जाए, पर उनके रास्ते अलग अलग थे। फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूरी फिलोसफी को समझना है तो उससे पहले हमें समझना होगा कि प्रिम्बल क्या होती है। तो ये जो प्रिम्बल है वो एक टाइप से समरी है। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एक टाइप का इंट्रोडक्शन है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर हमने प्रिम्बल को समझ लिया तो हम समझ जाएंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन किस आधार पर बना है। तो चलिए देखते हैं कि प्रिम्बल में क्या लिखा है। तो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो प्रिम्बल के अंदर लिखे हुए हैं, चलिए इनका मतलब समझते हैं। फर्स्ट, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब होता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू बनाया है, या हमें किसी कंट्री या राजा ने नहीं दिया है। सेकंड, सोवरनी। सोवरनी इसका मतलब होता है कि जो हमारा इंडिया है वो खुद से डिसीजन ले सकता है, चाहे वो इंटरनल डिसीजन हो चाहे वो एक्सटर्नल डिसीजन हो। थर्ड, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब होता है कि जो हमारी वेल्थ है वो सारी सोसाइटी मिलकर जनरेट करती है, तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वल ही होना चाहिए। गवर्नमेंट ओनरशिप की लैंड को रेगुलेट करेगी, जिससे सोशल एंड इकोनॉमिकल इनकम है वो लोगों के बीच में इक्वली डिवाइड कर दी जाएगी। फोर्थ है आपका सेकुलर। सेकुलर का मतलब होता है जो हमारे इंडिया है उसमें कोई भी सिटीजन कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है, हमारे लिए सारे रिलीजन समान है। फिफ्थ है आपका डेमोक्रेटिक। इसका मतलब होता है कि इंडिया के अंदर हर एक सिटीजन के पास पॉलिटिकल राइट्स होंगे और वह अपने रूलर खुद चुन सकते हैं। जो सिटीजन के बेसिक राइट्स होते हैं उनके गवर्नमेंट को मानना भी पड़ेगा। सिक्स होता है रिपब्लिक। इसका मतलब होता है कि जो हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट हैं वो कैसे होंगे और किस प्रकार से इलेक्ट होंगे, मतलब इन्हें इलेक्शन के थ्रू चुना जा सकता है। और सेवेंथ है जस्टिस। तो जस्टिस है उसका मतलब होता है कि हम सिटीजन के बीच में भेदभाव नहीं कर सकते। ये है आपका लिबर्टी। तो इसका मतलब होता है कि हमें पूरी आज़ादी है अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने की, और क्या बोलते हैं मतलब जो अपनी भी एक्सपीरियंस है उनको बताने की, मतलब पूरी तरीके से आज़ादी है, हमारे ऊपर किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नाइन्थ आपका इक्वलिटी। इसका मतलब सिंपल सा अर्थ होता है कि सबको इक्वल हो। अब जो प्रिम्बल है वो हमें क्या बताता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन सब बातों को ध्यान दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो केवल वैल्यूज और फिलोसफी के बारे में नहीं बताता, बल्कि हमें ये भी बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अरेंजमेंट कैसे किया जाता है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर हम बदलाव भी ला सकते हैं, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहते हैं। और ये कब ला जा सकता है, जब हमें लगे कॉन्स्टिट्यूशन के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोगों की जो भी मतलब उनकी एस्पिरेशन है अभी जो उनके हिसाब से सही नहीं है, और जब सोसाइटी में चेंज आ रहे हों या फिर लोगों को परेशानी हो रही हो तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल स्टडी पिकअप को फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपका किसी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर दिएगा, मैं उनका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। टेक